स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की वीकली स्पेस अपडेट सीरीज के पहले एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस वीक के टॉप 10 स्पेस अपडेट्स के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। इस वीक की जो पहली अपडेट है वह कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है और इस आग से न जाने कितनी नेचुरल एसेट के साथ साथ अनआइडेंटिफाइड नंबर्स में जंगली जीवों और कई सारे इंसानों ने अपनी जान गंवाई है। इन्हीं वाइल्ड फायर से उठने वाले धुएं को नासा की अर्थ पॉलीक्रोमैटिक इमेजिंग कैमरा यानी कि एपिक सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर किया गया। और सबसे खास बात तो यह है कि इन वाइल्ड फायर से निकलने वाला स्मोक पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सैटेलाइट कैमरा के द्वारा कैप्चर किया गया है। आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वाइल्ड फायर कितनी ज्यादा भयानक होंगी। और यह जो आग है वह अब तक 40 लाख एकड़ यानी लगभग 15 लाख हेक्टेयर के जंगलों को पूरी तरह से जला चुकी है। बाकी अब तक इस आग से 50,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि इस आग को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके और वाइल्ड लाइफ और अर्थ के फॉरेस्ट को इससे प्रोटेक्ट किया जा सके। इस वीक की दूसरी अपडेट नासा द्वारा मून डस्ट की परचेजिंग को लेकर है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेस्टाइन ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया था कि नासा द्वारा अब प्राइवेट कंपनी से मून की डस्ट की परचेजिंग करी जाएगी और अब जो प्राइवेट कंपनीज मून पर लैंडिंग करना चाहती हैं वह वहां से मून की डस्ट को कलेक्ट करके नासा को सेल कर सकती हैं। और नासा द्वारा इस मून डस्ट को 50 से 500 ग्राम की क्वांटिटी में 15,000 से लेकर 25,000 डॉलर में खरीदा जाएगा। यह अमाउंट उन कंपनीज को जिनसे नासा मून डस्ट परचेज करेगी इस प्रकार से दिया जाएगा। जब कोई कंपनी नासा के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगी तो उसकी मून डस्ट की क्वांटिटी के हिसाब से पूरे अमाउंट का 10% कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त 10% अमाउंट उस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च होने के बाद और 80% अमाउंट नासा को मून डस्ट हैंडओवर करने के बाद दिया जाएगा। नासा का मून डस्ट परचेज करने का मेन मोटिव मून के रिसोर्सेज को सेल करने का है और मून पर इंसानों की प्रेजेंस को बनाए रखना है और साथ ही मून के डस्ट की डिटेल स्टडी और इसको नासा के अलावा कई सारी कंट्रीज को सेल करने का भी है। नासा द्वारा मून के मटेरियल को अर्थ पर लाने का ये जो सिलसिला है ये नासा के अपोलो प्रोग्राम से चल रहा है। आपको बता दें कि अपोलो प्रोग्राम में भी नासा द्वारा 382 किलोग्राम के वेट वाली लूनर डस्ट और रॉक्स को अर्थ पर लाया गया था। और अगर नासा का यह प्लान सक्सेसफुल रहता है तो बाद में नासा और भी कई सारे प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स की रॉक्स और डस्ट को सेल करने का प्लान बनाकर अर्थ पर उनका बिजनेस करेगी। और इस मून डस्ट सेलिंग प्रोग्राम के लिए नासा द्वारा RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी इशू किया जा चुका है। इस वीक की जो तीसरी अपडेट है वह इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन की मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाने के कारण इसरो द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर तेजी से काम किया जा रहा है और सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा भारत के चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग 2021 के शुरुआत में करने का स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी बिल्कुल सही सलामत अपने एक्सपेरिमेंट्स को मून के ऑर्बिट में अंजाम दे रहा है और चंद्रयान 2 का यह ऑर्बिटर अभी लगभग 7.5 सालों तक ऐसे ही गुड परफॉर्मेंस देता रहेगा। इसलिए चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर शामिल होगा और चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की डिजाइन को चंद्रयान 2 के डिजाइन से कॉपी किया गया है। बस इसके प्रपल्सन सिस्टम में काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेंगे और इसके थ्रस्ट को भी काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। इसकी टेस्टिंग अभी फिलहाल तो नहीं करी गई है, लेकिन चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर की टेस्टिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है और चंद्रयान 3 मिशन को 2021 के मई महीने तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बाकी इसरो के रिगार्डिंग एक और अपडेट यह भी है, इसरो द्वारा सितंबर के सेकेंड वीक में इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि उन कंपनीज के आगे के प्रोग्राम्स, उनके प्लान्स और उनके द्वारा इसरो की फैसिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए डिटेल स्तर पर बात करी गई थी। इस मीटिंग में स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल, पिक्सल और बेलाट्रिक्स आदि इंडियन प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनीज शामिल थी।
इस वीक की जो चौथी अपडेट है वह स्पेस एक्स के स्टारशिप SN5 रॉकेट की टेस्ट फ्लाइट को लेकर है। जैसा कि हम आपको अपने डेली स्पेस अपडेट्स एपिसोड में ये बता चुके हैं कि स्पेस एक्स के द्वारा उसके स्टारशिप SN5 के स्मॉल प्रोटोटाइप की 2 बार टेस्टिंग की जा चुकी है और यह जो स्टारशिप है वह स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO इलॉन मस्क के मार्स कोलोनाइजेशन में काफी हेल्पफुल साबित होगी। लेकिन अभी एक नई मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें स्पेस एक्स के द्वारा स्टारशिप SN8 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग की जाएगी, जहां पर अपने SN5 और SN6 के प्रोटोटाइप की टेस्टिंग में यह दोनों ही प्रोटोटाइप 150 मीटर तक की फ्लाइट टेस्ट करे गए थे। वहीं SN8 के प्रोटोटाइप में इसकी फ्लाइट टेस्ट को 18 किलोमीटर तक करवाने की प्लानिंग की जा रही है और इस बात की जानकारी स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर दी गई और इसके इंजन टेस्ट को पहले ही कंडक्ट किया जा चुका है। स्टारशिप SN5 एक 50 मीटर का रॉकेट होने वाला है जिसमें कि 30 रैप्टर इंजन्स का यूज किया जाएगा, जो कि इतना पावरफुल होगा कि मार्स और मून पर भी लैंडिंग बड़ी आसानी से कर सके। और स्पेस एक्स ने अपने पहले स्टारशिप कस्टमर को भी ढूंढ लिया है जो कि 2023 में मून पर लैंड होने वाले स्टारशिप प्रोग्राम में मून पर जाएंगे, जिनका नाम युसाको मायोजावा है। और अगर सब कुछ शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है तो स्पेस एक्स का यह रॉकेट नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के एस्ट्रोनॉट्स को भी मून पर लेकर जाएगा। इस वीक की जो 5वीं अपडेट है वह भारत के GSAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को लेकर है। GSAT यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट को 5 मार्च 2020 को GSLV F10 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाना था, लेकिन बाद में इसरो द्वारा यह जानकारी दी गई कि GSAT-1 सैटेलाइट का लॉन्च इन्हीं टेक्निकल रीजंस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। और जब यह न्यूज पब्लिक करी गई थी तब कई सारे मीडिया आउटलेट्स ने यह आर्टिकल पब्लिश करा था कि GSAT-1 सैटेलाइट के लॉन्च को अमेरिकन इंटरफेरेंस के बाद कैंसिल करा गया है, लेकिन यह न्यूज बिल्कुल ही गलत थी। और जब इसरो के वैज्ञानिकों से इस लॉन्च के पोस्टपोन होने के बारे में बात करी गई तब उनका यह कहना था कि सैटेलाइट सॉफ्टवेयर में आई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसके लॉन्च को पोस्टपोन करा गया था और फिर इसके लॉन्च को 20 से 25 मार्च 2020 में शेड्यूल करा गया था। लेकिन फुल लॉकडाउन होने की वजह से इस GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जा सका और केवल GSAT-1 सैटेलाइट ही नहीं बल्कि GSAT-2 और RISAT-2B-R1 सैटेलाइट को भी अगस्त 2020 में लॉन्च के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन चाइनीज वायरस के चलते इनका लॉन्च नहीं हो पाया। बाकी आपको बता दें कि यह सैटेलाइट एक 2250 किलोग्राम की अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका रेजोल्यूशन 48 से 100 मीटर्स का है और इसको अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। अब इन GSAT-1, GSAT-2, RISAT-2B-R1 और कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट के लॉन्च को अक्टूबर 2020 के लास्ट से या फिर नवंबर महीने के स्टार्टिंग से स्टार्ट किए जाने की उम्मीद है। इस वीक की जो छठी अपडेट है वह वीनस के एटमॉस्फेयर में लाइफ होने के एविडेंस को लेकर है। वैज्ञानिकों द्वारा वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फाइन गैस की डिस्कवरी करी गई है जो कि वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल एक गैस की डिस्कवरी से वीनस के क्लाउड्स में लाइफ कैसे हो सकती है। तो आपको बता दें कि फॉस्फाइन एक ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो कि फॉस्फेट गैस के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बनता है और इसको अर्थ के साथ जुपिटर और सैटर्न पर भी पाया जाता है। गैस जायंट सैटर्न और जुपिटर पर इसका मिलना बिल्कुल सरप्राइजिंगली नहीं है और अर्थ पर भी यह आसानी से मिल जाती है, लेकिन अर्थ पर यह गैस माइक्रोब्स द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है। लेकिन वीनस पर इस फॉस्फाइन गैस मिलने का जो सोर्स है वह अब तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पृथ्वी पर या तो यह गैस माइक्रोब्स द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। लेकिन वीनस प्लेनेट पर यह गैस कहां से आई इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। वीनस के एटमॉस्फेयर की अभी डिटेल स्टडी नहीं की जा सकी है और रशिया का जो स्पेसक्राफ्ट 1980 में इसके एटमॉस्फेयर से होकर सरफेस पर पहुंचा था उसमें इतने ज्यादा एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे थे जो इस बात का पता लगा सके कि यहाँ पर यह फॉस्फाइन गैस किस वजह से मौजूद है। इसकी स्टडी करने के लिए वीनस के एटमॉस्फेयर के सैंपल्स की स्टडी करनी होगी ताकि यह पता लग जाए कि कहीं इसके सरफेस पर या इसके एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स मौजूद हैं भी या नहीं। इस फॉस्फाइन गैस की डिस्कवरी के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं।
इस वीक की मेन 7th अपडेट अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी की रिकवरी को लेकर है। 10 अगस्त 2020 को अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी, जो कि मेटल केबल के टूट जाने से डैमेज हो गई थी, उसके बारे में वहां के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इस केबल के टूट जाने से मिडनाइट डैमेज में ऑब्जर्वेटरी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और इसके एंटीना की रिकवरी अभी भी जारी है। आपको बता दें कि यह जो अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी है वह एस्टेरॉइड्स की ट्रैकिंग और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ यानी सेटी की सर्चिंग के लिए फेमस है। इसको ऑपरेट करने वाले वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अभी इस वजह का पता नहीं लग पाया है कि यह मेटल केबल किस वजह से टूट गई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसकी रिकवरी स्टार्ट कर दी गई है और आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर इसकी रिकवरी पूरी भी हो जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से यह ऑब्जर्वेटरी अपने एलियन लाइफ की सर्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस वीक की 8वीं अपडेट भारत के गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनने वाले स्पेस सूट्स को लेकर है। जैसा कि हम आपको ये बता चुके हैं कि भारत के गगनयान मिशन में रशिया की एक बहुत ही अहम भूमिका होने वाली है, जहां पर इंडियन गगननॉट्स की ट्रेनिंग रशिया में चल रही है। इसी के साथ अब यह खबर भी निकल कर आ रही है कि इंडियन गगननॉट्स के स्पेस सूट्स को रशियन जावेडा कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। वैसे यह जो जावेडा कंपनी है वह रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस की सब्सिडियरी कंपनी ग्लोबकॉस्मोस की एक रिसर्च विंग है, जहां पर नए नए स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स की रिसर्च और टेस्टिंग की जाती है। हम इस रिपोर्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि फ्रांस की अल्फा प्रोजेक्ट के स्पेस सूट्स के इंस्ट्रूमेंट्स को भी इसरो के स्पेस सूट्स में यूज किया जाने वाला था और अगर यह स्पेस सूट्स रशिया से डेवलप होंगे तो फिर डीआरडीओ और इसरो के ज्वाइंट वेंचर से डेवलप किए गए स्पेस सूट्स का क्या होगा। बाकी इसकी और अपडेट्स आपको डेली स्पेस अपडेट्स वीडियोस में मिल जाएंगी। इस वीक की जो नवी स्पेस अपडेट है वह चाइना की सैटेलाइट लॉन्च को लेकर है। चाइना द्वारा 15 सितंबर को अपने लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट की मदद से 9 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। यह लॉन्च चाइना के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 9:23 PM पर किया गया था। इस लॉन्च में जो सबसे हैरान करने वाली और सबसे खास बात थी वह यह थी कि चाइना का यह लॉन्ग मार्च 11 रॉकेट येलो सी से एक वाटर प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया गया था और अपने इस सी लॉन्च के बाद चीन, रशिया तथा अमेरिका के बाद ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसने अपने रॉकेट को एक ओशन प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया हो। और जो सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च करी गई हैं वह 9 जिलिन 1 गाओफेन 03 सैटेलाइट्स हैं, जो कि अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास की मदद से अर्थ की डिटेल मैपिंग करने के साथ साथ कई सारे देशों की जासूसी भी करेंगी। क्योंकि अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो चाइना द्वारा अपने देश के हर एक इक्विपमेंट को इसी के लिए तो यूज किया जाता है। यह सभी सैटेलाइट चाइना की चैंगगुआन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बिलोंग करती हैं। बाकी आप चाइना के इस सी लॉन्च के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इस वीक की जो 10th अपडेट है वह हमारे यूनिवर्स में मौजूद कार्बन प्लैनेट्स को लेकर है। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि एक्सोप्लैनेट्स जिनमें कार्बन की भारी मात्रा पाई जाती है अपने इस कार्बन की वजह से हीट को एब्जॉर्ब करने की हैबिट और इनर प्रेशर के चलते यह शायद डायमंड प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे। किसी भी स्टार की ऑर्बिटिंग करने वाले प्लैनेट्स में उसके ऑर्बिटिंग डिस्टेंस और विभिन्न प्रकार की गैसेस उस प्लैनेट की कैटेगरी को डिसाइड करती हैं। जैसे अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट में कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो कम होता है, जिनकी वजह से पृथ्वी पर डायमंड्स मिलने की मात्रा मात्र 0.001% तक ही होती है। लेकिन जिन प्लैनेट्स में हाई प्रेशर और हाई कार्बन टू ऑक्सीजन रेशियो होता है उनमें डायमंड्स मिलने की मात्रा 50% तक हो सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन रिच एक्सोप्लैनेट्स की स्टेज को अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया गया था और जब रिसर्चर्स ने इन पर सिलिकॉन कार्बन को सबमर्ज किया तब हाई प्रेशर और हीट की वजह से इस लैब में डायमंड और सिलिका फॉर्म हुए। इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर रिसर्चर्स द्वारा रिच डायमंड प्लैनेट की थ्योरी रखी गई है। बाकी आप डायमंड प्लैनेट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीकली स्पेस अपडेट एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।